गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठे बैठिए, बैठ जाइए। हाँ जी, कल फ्रिक्शन में किसी क्वेश्चन में डाउट तो पूछिए। कर ली क्या? हो गए? उनमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिगनर बॉक्स 7, 8, एक्सरसाइज 1, 2, 3। एक्सरसाइज फर्स्ट का 101 देना बेटा। ये कहता है ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग ट्रॉली। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रॉली इज 0.18. The trolley accelerates from rest with acceleration 0.5 meter per second square for 20 seconds. Then what is the friction force? ठीक है जी, यहां से पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ऑब्जर्वर को यहां खड़ा कर दो तुरंत। ठीक है भाई, अब पीछे बताओ कितना फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। टाइम वाइम से तो कोई मतलब है नहीं, मास और एक्सेलरेशन चाहिए। अब ए भी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर एम ए कांस्टेंट हो जाएगा। तो मास कितना हो गया इसका 15 किलो और एक्सेलरेशन हो गया 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 7.5। ये हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर कर लो, तो 0.18 इंटू 150 कितना हो गया ये? करो मल्टीप्लाई। 45 आ रहा है क्या? 45 आ रहा है क्या? 15 8 जा 120, 12 15 में जा 27, तो कितना हो जाएगा ये 27। अब मुझे बताओ बेटा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बड़ा हो गया ना एक्सटर्नल से, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स यही आ गया अपना। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स के 7.5। ठीक है भाई। और ये लीजिए, और है कोई? 103। ए 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन 8 किलोग्राम ब्लॉक। ये 8 kg का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2। यहां 0.2 है बेटा और यहां 0.5 है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन बी ब्लॉक। इस पर लगाया बेटा 25 न्यूटन का। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो ये है कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ये चेक करो। तो 8 और 2 10, 100 न्यूटन हो गए। तो यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया बेटा? 0.5 इंटू 100 कितना हो गया ये 50 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा हो गया एक्सटर्नल फोर्स से, तो ये तो रेस्ट पे हो गया। तो अगर बेटा 8 kg चल नहीं रहा, इसके चलने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो मुझे बताओ इन दोनों में रिलेटिव मोशन होने की कोई टेंडेंसी होगी क्या? जब ये चल ही नहीं रहा 8 kg का ब्लॉक, नो डाउट यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो जब ये चल ही नहीं रहा, इसके चलने की कोई वो ही नहीं है, चला ही नहीं है, टेंडेंसी है बट चला नहीं है। और अगर ये नहीं चला तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने की कोई टेंडेंसी होगी क्या? और जब रिलेटिव मोशन होने की कोई टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन जीरो है। और 113, 130, 113। देखो बेटा, ये दीवार है, इस पर ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है और यहां लगाया गया फोर्स एफ। ये दीवार इन्होंने स्मूथ बता दी बेटा, स्मूथ बताते काम तमाम हो गया, ये कभी नहीं टिकने वाला। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा हो ना बेटा, और दीवार में और ब्लॉक के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ हो, तो कभी नहीं रुक सकता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा। इसको संभालेगा कौन? समझ आ गई ना बात ये? ठीक है। और अगर फ्रिक्शन होता तो ये हो सकता था, यूं कहोगे इक्विलिब्रियम में हो सकता था। ठीक है। लेकिन जो यहां फ्रिक्शन आता ना बेटा, वो इन दोनों के वेट के बराबर होता। कैसे बताओ? ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, फ्रिक्शन ऊपर, ये ब्लॉक इसके रिलेटिवली नीचे जाना चाहता है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर आता? ऊपर।
और इसकी रिएक्शन इस पर किधर आती, नीचे। तो बताओ ये जो फ्रिक्शन है, अगर ये रुका हुआ है तो ये जो फ्रिक्शन आपके पास आ रहा है ये ब्लॉक बी के वेट के बराबर होगा, तो यही फोर्स यहां जाएगा इस पे। तो अब ये जो है इन दोनों को संभाल लेगा, समझ गए ना बात। और कोई और क्वेश्चन है क्या, ये लीजिए। हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम पे अपना वर्क स्टार्ट हो गया था। इसमें वर्क के अंदर पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बताइए एक आदमी किसी रस्सी पर ऊपर चढ़ रहा है तो टेंशन का वर्क डन, क्यों? क्योंकि टेंशन की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही, और जिस हाथ का डिस्प्लेसमेंट है उस पर टेंशन नहीं है। जिसमें डिस्प्लेसमेंट है फोर्स नहीं है, और जिसमें फोर्स है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन ग्रेविटी का वर्क भी जीरो है क्या? अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूं तो ग्रेविटी का वर्क भी जीरो है क्या? ग्रेविटी की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो तो ऊपर जा रही है ना। हाँ, ग्रेविटी तो वर्क कर रही है। ठीक है भाई, बताओ मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूं, नॉर्मल फोर्स का वर्क, क्यों? जिस लेग पर नॉर्मल रिएक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जिस लेग का डिस्प्लेसमेंट है उस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं। ठीक है भाई, ये बात। लेकिन फिर भी मैं थक जाता हूं, क्योंकि मेरी मस्कुलर वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है भाई, बताओ जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं उन सबका वर्क डन जीरो है। ये याद रखना बेटा, जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज करे। ये कोई प्रैक्टिकल फोर्स नहीं है, तो नाम है बस खाली। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अदर प्रैक्टिकल फोर्सेस। जैसे पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाओगे तो टेंशन प्रोवाइड करेगा, तो टेंशन का वर्क डन जीरो, क्योंकि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है जी, चलो अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। देखो ये कार है, ये कार डिस्प्लेस हो गई, इस कार में डिस्प्लेसमेंट आया एस। ठीक है जी, अब इस कार के अंदर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, जो कि इस एंड से एस नॉट डिस्टेंस पर है। अब एक आदमी इसको पुश करना स्टार्ट करता है एफ फोर्स से। ठीक है जी, जब तक कार एस डिस्प्लेसमेंट लेती है तब तक ये ब्लॉक को डिस्प्लेस कर चुका है। ठीक है, अब एक आदमी जमीन पे खड़ा है। ठीक है, बताओ जमीन वाले के लिए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? कंफर्म, एस प्लस एस नॉट। तो बताओ जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है उसके रेस्पेक्ट में वर्क कितना हुआ इस फोर्स का? भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव लिखेंगे ना। हाँ बोलो, एफ इंटू एस प्लस एस नो। अब बताओ जो कार के अंदर खड़ा आदमी है, कार फ्रेम, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एफ इंटू एस नॉट। बताओ दोनों वर्क डिफरेंट आ रहे कि नहीं आ रहे? तो क्या मैं कह सकता हूं वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर कहां खड़ा है इस पोजीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एफ तो दोनों केस में आपको सेम ही दिख रहा है, ग्राउंड से देखो या कार से देखो, फोर्स जो है वो तो सेम है एफ। लेकिन जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं तो कार फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट एस नॉट आ रहा है, जबकि ग्राउंड फ्रेम में आ रहा है एस प्लस एस नॉट। सो रिमेंबर दिस थिंग, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात, जैसे मान लो ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऑब्जर्वर यहां है, एक ऑब्जर्वर यहां है, लिफ्ट ऊपर जाती है और लिफ्ट एस डिस्प्लेसमेंट कर लेती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बताओ नॉर्मल फोर्स का वर्क अगर मैं देखूं ग्राउंड फ्रेम से कितना आएगा? एन इंटू एस। और लिफ्ट फ्रेम से कितना आएगा? जीरो। लिफ्ट में जो खड़ा आदमी हो तो कह रहा है कि इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रही, तो वर्क क्या आएगा? जीरो। ठीक है भाई, लिखो पॉइंट को। वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Work depends on frame of reference because displacement depends on frame of reference.
डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। हो गया बेटा? चले क्वेश्चन लिखो। A force 3ik, a force 3ik plus 2jk, 3ik plus 2jk minus k cap Newton displaces a particle from position 2ik minus 3jk plus k cap meter 2 3ik minus 2jk minus 3k meter. Find work done by the force. अब इधर देखो सामने, बताओ फोर्स जो आपने लिखा हुआ है उसमें यहाँ नंबर है 3, यहाँ है 2 और यहाँ है -1, है ना? कहीं बड़ी एक्स वी टी कुछ नजर आ रहा है आपको? तो इसका मतलब है फोर्स प्योरली कांस्टेंट। ये ध्यान से देख लिया करो, ये कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा। क्या डिस्प्लेसमेंट होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो। तो फाइनल पोजीशन ये रही, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन, तो घटाओ माइनस करो, कितना आ रहा बताओ? 3 आई कैप में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आई कैप प्लस प्लस जे कैप, फिर -4 के। ठीक है बच्चों? अब तो सीधे सीधे वर्क आपको लेना है तो F डॉट एस या R2 माइनस R1 सीधे हो जाएगा ना भाई। और डॉट प्रोडक्ट आता है ना सबको, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो कंपोनेंट्स को, आई कंपोनेंट को आई से, जे को जे से, के को के से। हाँ बताओ बेटा, 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा बेटा? ये 9 जूल। तो यहां पर जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया? 9 जूल।
कल जो मैंने आपको वर्क के बारे में समझाई थी, बेसिक थ्योरी याद पढ़ के तो आया हो ना तुम लोग अच्छी तरह। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, a force of 25 Newton acts in direction 3 I cap plus 4 J cap. A force of 25 Newton acts in direction 3 I cap plus 4 J cap. Displaces a particle. Displaces a particle from 3, 1 to 3, 1 to 1, minus 1. 3, 1 to 1, minus 1. Find work done by the force. Find work done by the force. हाँ जी बच्चों, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आया? बोलो। -2i -2j, यही आ रहा है ना भाई? R2 - R1 कर दो। अब बेटा अगर फोर्स भी कंपोनेंट फॉर्मेट में होता तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन क्या यहाँ फोर्स कंपोनेंट फॉर्मेट में है? अरे है या नहीं है? नहीं है, तो क्या करूं? देखो, किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और एक चाहिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर। क्या होती है? यूनिट वेक्टर। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो ये रहा, ये तो आ गया। अब अपने को डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन का मतलब है, आपसे कहा गया है 3i प्लस 4j की डायरेक्शन में, तो हमेशा याद रखना वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन लेना है तो उसका सीधा मतलब होता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सही है बात? तो यहां पर वेक्टर कितना है बेटा? 3i प्लस 4j अपॉन मैग्नीट्यूड अंडर रूट। बताओ वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट RX² प्लस RY²। तो ये बन गया बेटा 3² प्लस 4², तो 3i प्लस 4j बटे 5। याद रखना यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसमें ये दिमाग मत लगाना कि 3i प्लस 4j भी फोर्स है क्या, नहीं, वो तो डायरेक्शन है, कुछ भी हो सकता है भाई। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, और यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिटलेस है भाई। ये देखो ना, ऊपर जो यूनिट है वही नीचे यूनिट है, कट गए ना। तो प्योर डायरेक्शन होती है। क्या होती है? प्योर डायरेक्शन। तो आप चाहो तो इसको एफ कैप भी कह सकती हो, ये एफ की डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है डायरेक्शन। अब आप वैल्यू रख दो, तो कितना होगा बेटा? 25 3i प्लस 4j बटे 5, तो 15i प्लस 20j न्यूटन। ये आ रहा भाई, दिस इज द फोर्स, है ना बेटा? अब वर्क चाहिए, ये मेरा फोर्स आ चुका है 15i प्लस 20j। बताइए बच्चों, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ना सीधे सीधे। -30 -40, क्या ये -70 जूल हो गया? नेगेटिव वर्क हो गया। ठीक है भाई? ये आपके कंपोनेंट फॉर्मेट वाले आते भी बहुत है नीट में। आप देखना पिछले 10 साल के पेपर उठा के 2-3 बार आए हुए नजर आएंगे आपको। कर लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन? यही मेंस में आया था, हो सकता है आपकी भी आ जाओगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई? पर ध्यान रखना, पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। जैसे आपसे कहना कि फोर्स इज डायरेक्शन डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, तो पहले यूनिट वेक्टर निकालना और फिर कंपोनेंट फॉर्मेट में लेके आना। ले आओगे ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन,
find work done by the following forces. Find work done by the following forces in first 4 seconds. In first 4 seconds. In first 4 seconds, starting from rest. Starting from rest. Starting from rest. लिखो point number 1 external force. Point number 1 external force. Point number 2 gravity force. Point number 3 normal reaction. Normal reaction. Point number 4 friction. ठीक है, और लास्ट में लिखो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 टोटल वर्क डन. ये डायग्राम है बच्चों. एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है. देखो बच्चों, वर्क तो सब आ जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले चाहिए डिस्प्लेसमेंट. क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट. आपको तो टाइम दिया है बेटा, और वर्क को टाइम वाइम से मतलब नहीं है, वर्क को मतलब है डिस्प्लेसमेंट से. ठीक है बेटा? तो सबसे पहले क्या करोगे? एक्सेलरेशन. शाबाश. अब इधर देखो, फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक. बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया बेटा? म्यू के एम जी, है ना बेटा? 100 न्यूटन. ये नॉर्मल, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 100, 30 न्यूटन हो गया बेटा. और एक्सटर्नल कितना है? 50 न्यूटन. चलेगा नहीं चलेगा ब्लॉक? चलेगा. अब इसमें एक्सेलरेशन जो आएगा वो 50 माइनस 30/10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? बोलो. हाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ a की जगह 2 आ गया t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. क्या ये 16 मीटर हो गया बेटा? अब बेटा वर्क चालू होएगा. सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लेंगे. अब इसमें बस ये ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का. किसका? प्लस माइनस का ध्यान रखना. बताओ ये सिस्टम किधर चलेगा? ब्लॉक किधर चलेगा? अपने राइट हैंड साइड चलेगा ना बेटा? बताओ एक्सटर्नल फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है? प्लस की माइनस? प्लस. तो एक्सटर्नल 50 इंटू 16, 800 जूल. सही है? बताओ ग्रेविटी का वर्क डन 0. शाबाश, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है ना बेटा? ये 90 डिग्री आ गया ना. नॉर्मल अगेन 0. क्या यहां भी थीटा 90 डिग्री है? चौथा फ्रिक्शन. बताओ डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है फ्रिक्शन की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव. तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू एस. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 30. डिस्प्लेसमेंट है 16. क्या माइनस 480 हो गया बेटा? जूल. और टोटल वर्क डन कितना आएगा? ये टोटल नेट वर्क डन कितना हो गया बेटा? 800 माइनस 480, 320 जूल. पॉजिटिव वर्क हो रहा है. ठीक है जी? इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो किस फोर्स का वर्क चल रहा है ये ध्यान दिया करो. किसका पूछा है? जैसे आदमी रस्सी पे चढ़ रहा है, टेंशन का वर्क डन 0 है पर ग्रेविटी का थोड़ी 0 है. समझ आ गई ना बात? ये ठीक है बच्चों? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन लिखो. इन द गिवन फिगर, in the given figure the block is pulled upwards. In the given figure block is pulled upwards with acceleration, with acceleration
2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड वर्क डन, find work done by the following forces. Find work done by the following forces in first 2 seconds. In first 2 seconds, starting from rest. Starting from rest. Starting from rest. Point number 1. Tension. Tension. Point number 2. Gravity. Gravity. और तीसरा टोटल वर्क डन. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट. कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर. कैसे आया 5 मीटर? कैसे निकला? 1/2 सेकंड इक्वेशन 2.5. कितना टाइम दिया था मैंने? 4. अच्छा ठीक है ठीक है. ओके 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 बिल्कुल सही है. 2 सेकंड दिया ना टाइम. बिल्कुल. टेंशन कितनी है? टेंशन कितनी आ रही है इसमें? 125 आ रही है. 125. तो मास कितना है? 10. बिल्कुल सही है. बहुत बढ़िया. बच्चों सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट लाओ इसका. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. समझ गए बात को? तो डिस्प्लेसमेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ. ए की जगह क्या लिखेंगे अपन? 2.5. या जी प्लस ए मत लिख देना भाई. तो नेट एक्सेलरेशन है ना भाई. ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिख रहा है आपको? 2.5. जी प्लस ए तो टेंशन में लेंगे. सोच रहे हो ना फोर्स निकालते टाइम. भाई अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा? अगर ये टेंशन टी है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस अपोजिट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है ना बेटा? तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट से आ रहा है. नेट है ये भाई. नेट फोर्स हो गया ना इधर वाला. तो ये जो एक्सेलरेशन है नेट फोर्स में वही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है. इसी से जा रहा है ऊपर. तो इसमें जी मत जोड़ लेना. वो तो जब आप टेंशन निकालोगे ना तब जुड़ेगा. समझ गए ना? समझ गए ना? तो यार 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर. तो ये कितना बन गया बेटा? 5 मीटर. बिल्कुल सही है. समझ गए ना मेरी बात? अब टेंशन फोर्स कितना है बेटा? मास इंटू इफेक्टिव जी. ये तो अपन शॉर्ट ट्रिक जानते हैं. मास कितना है? 5. तो 10 प्लस 2.5 10 है. 10 12.5 125 न्यूटन. सही है बात? अब वर्क डन बाय टेंशन निकालेंगे. मुझे बताइए टेंशन की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है किधर है? अपवर्ड्स. और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? अपवर्ड्स. तो थीटा 0. या इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है. सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स तो प्लस 125 इंटू 5 625 जूल. वर्क डन बाय ग्रेविटी. बताओ ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स. और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर जा रही है? ऊपर. तो ये नेगेटिव वर्क हो गया ग्रेविटी का. 100 इंटू माइनस 500 जूल. तो टोटल वर्क डन कितना हो रहा है ब्लॉक पर? कितना होगा बेटा? 625 माइनस 500 125 जूल. ठीक है जी? समझ रहे हो बात को? ये जितनी भी सिचुएशंस हैं सबकी बता रहा हूं मैं. आप निकालते रहना वर्क. ठीक है भाई? चलो अगला क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर
In the given figure, the block is lowered. In the given figure, the block is lowered with the acceleration g by 4. With acceleration g by 4 with the help of a string. With the help of a string. Up to distance small d. Up to distance small d. Find work done. Find work done. Point number 1, tension. Point number 1, tension. Point number 2, gravity. Point number 1, tension. Point number 2, gravity. Point number 3, total work done. डिस्प्लेसमेंट कितना? डी, डाउनवर्ड्स है ना बेटा? डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है डी. टेंशन की डायरेक्शन किधर है? अब बताओ बेटा, टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब वैल्यू कितना है? T इक्वल्स टू एम. बेटा नीचे की तरफ जा रहा है, अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो तो इफेक्टिव जी क्या होता है? G माइनस ए. G माइनस जी बाई 4. तो क्या ये 3mg/4 हो गया बेटा? अब टेंशन की डायरेक्शन ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो माइनस. तो वर्क डन बाय टेंशन हो गया बेटा माइनस 3mg/4 इंटू डी, है ना बेटा? ग्रेविटी का वर्क बताओ. ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड से और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव mg इंटू डी. बताओ टोटल वर्क कितना है? तो ब्लॉक पर टोटल वर्क डन आपके पास आ रहा है mgd माइनस 3mgd/4. ठीक है, तो mgd/4 पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है भाई? बेटा ये भी सीख लो ये सारे डायरेक्शंस, आगे वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत आसान हो जाएगा. सुन रहे हो ना बात? वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत आसानी हो जाएगी इससे. लिखो, इन द गिवन फिगर find in the given figure find work done. Find work done by the following forces. Find work done by the following forces in first 2 seconds. In first 2 seconds. First 2 seconds after releasing the blocks. First 2 seconds after releasing the blocks. First 2 seconds after releasing the blocks. Point number 1, tension. Point number 1, tension. Point number 2, gravity. Point number 3, total work done. सबसे पहले एक्सेलरेशन. शाबाश. एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? 3 माइनस 2g/5. क्या ये 2 हो गया? अरे बच्चों अब टेंशन में तो निकलेगी ना. ये T आ गया, नीचे फोर्स 20 न्यूटन है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो फोर्स या फोर्स इक्वेशन कहां जरूरत आ रही है? याद है ना दो ब्लॉक के लिए? 2m1m2/m1 प्लस m2 इंटू जी. याद है? मैंने कहा था ना दो ब्लॉक के लिए तो याद ही रख लेना 2m1m2 बटे 2 + 3 यानी 5 इंटू जी 10.
24 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला अपन करेंगे टेंशन का वर्क डन। पहले अपन निकालेंगे टेंशन, टेंशन का वर्क। मैं पहले ले रहा हूं 2 kg ब्लॉक। बताओ बच्चों, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड से, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे जाएगा भाई, हल्का है ना, 2 kg तो कम है ना वेट, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो इसका खुद के डिस्प्लेसमेंट का किधर है डायरेक्शन? अपवर्ड्स। तो थीटा कितना हो गया? 0। तो 2 kg ब्लॉक पर टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव कितना आ जाएगा? 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट तो लाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फोर मीटर इंटू 4, क्या ये 80 जूल हो गया बेटा? अब 3 kg ब्लॉक पर देखिए, 3 kg पर टेंशन की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड्स। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा? डाउनवर्ड्स। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये लो, माइनस कितना? टेंशन का वैल्यू कितना है? अच्छा, ये 24 है ना। टेंशन का फोर्स लेना है ना अपने को, तो अपने को टेंशन फोर्स लेना बेटा। तो टेंशन फोर्स कितना है? 24 इंटू 4 कितना हो गया ये? 96 जूल। अब नीचे आए अपन, 3 kg ब्लॉक पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, टी की वैल्यू कितनी होगी? 24। क्या ये माइनस 96 जूल? अब एक बात याद करो, जब मूवेबल पुली केस आ रहा था, मूवेबल पुली का जब केस था, तब मैंने आपसे क्या कहा था कि टेंशन या इंटरनल फोर्स है, टेंशन का वर्क डन ऑन द सिस्टम 0 आता है। अगर टेंशन किसी ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क करता है तो दूसरे ब्लॉक पर नेगेटिव करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। ये प्रूफ आ गया आपके सामने। बताओ टेंशन का वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन का टोटल वर्क कितना है बेटा? 96 माइनस 96 0। यही तो मैंने बोली थी वो बात मूवेबल पुली में, T1 डॉट एक्स इक्वल टू 0, याद है आपको? फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, टी डॉट वी बराबर 0, फिर डिफरेंशिएशन कर दें, टी ए इक्वल टू टी डॉट इक्वल टू 0, T1 A1 बराबर T2 A2, याद है आपको? ये उस टाइम बोली थी मैंने बात कि टेंशन का वर्क डन सिस्टम पर 0 रहता है। तो देखो ना, यहां भी तो 0 ही आ रहा है, तो फिर वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटी। अब सेकंड केस ले रहे हैं हम ग्रेविटी का। हाँ बोलो बच्चों, ग्रेविटी फोर्स दोनों पे अलग अलग है। ग्रेविटी फोर्स, टेंशन तो बराबर थी, टेंशन का मैग्नीट्यूड तो बराबर था दोनों ब्लॉक्स पर ग्रेविटी अलग है। हाँ बोलो, 2 kg ब्लॉक पर ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। क्या ये 20 न्यूटन है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ग्रेविटी का वर्क 2 kg पर नेगेटिव माइनस 20 इंटू 4, क्या ये माइनस 80 जूल? 3 kg पर ग्रेविटी फोर्स कितना है? 30, क्या उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स? डिस्प्लेसमेंट में डाउनवर्ड्स, तो इस पर जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 30 इंटू 4, क्या ये 120 जूल? तो बताओ टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी 120 माइनस 80, क्या ये 40 जूल हो गया? तो बताओ पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन कितना हुआ? 40 जूल, क्योंकि टेंशन का वर्क डन 0। देखो एक लिफ्ट है, लिफ्ट के फ्लोर पर एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर m मास का एक ब्लॉक रेस्ट पर है। ठीक है भाई, लिखो a block of mass m, a block of mass m is resting
is resting on an inclined plane, is resting on an inclined plane placed on the floor, placed on the floor of a lift, placed on the floor of a lift. ठीक है? Now lift starts ascending. Now lift starts ascending with a speed v. Starts ascending with a speed v. Find work done. Find work done. Find work done in first t seconds. Find work done in first t seconds by point number 1, normal reaction. Point number 1, normal reaction. Point number 2, gravity. Point number 2, gravity. Point number 3, friction. Friction. Point number 4, total work done. अच्छा एक बार बताओ, ये लिफ्ट ऊपर क्या जा रही है? कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना? कांस्टेंट से जा रही है ना? तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें नेट फोर्स, और अगर नेट फोर्स 0 हो तो वर्क डन। तो चौथे का आंसर तो वैसे ही है क्या? नहीं समझा? और अभी आपके सामने प्रूफ भी आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज देखो बेटा, अगर ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के रेस्ट पे रह सकता है ये? बोलो ना भाई, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो कितना होगा बेटा? mg साइन कॉस, कौन बोल रहा है? mg साइन थीटा। भाई mg साइन थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करेगा, तो इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। ठीक है भाई। दूसरी बात, वेट का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा, और खुद वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर? ये लो सारे फोर्स शो कर दिए। अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बताओ टाइम टी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लिफ्ट? वी. तो इसका मतलब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा बेटा? वी. होगा कि नहीं होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है वी. सही है बात? सही है। अब इसमें आपको याद है दो केस हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट, या फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है भाई, हर एक का करो वर्क। सबसे पहले निकाल लो नॉर्मल का, बताओ। बताओ बच्चों, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल से कितना एंगल बनाती है? जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना बेटा। ये सारी ज्योमेट्रीज बता चुका हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, ये एक ही लाइन तो है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा। ठीक है जी। अच्छा एक बात ध्यान रखो बच्चों, जैसे आपने फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया ना, तो एक कंपोनेंट और होगा एन साइन थीटा। उस पर दिमाग मत लगाना, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, उसको मत लेना, उसका वर्क 0 रहेगा, क्योंकि वो पूरे में क्या होगा? परपेंडिकुलर रहेगा। पूरे डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर। सोचना भी मत उसके बारे में, सुन रहे हो ना? तो देखो सबसे पहले नॉर्मल का वर्क निकाल रहा हूं मैं। हाँ बोलिए, पॉजिटिव के नेगेटिव? हाँ, नॉर्मल भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, पॉजिटिव। एन कॉस थीटा इंटू वी. बताओ नॉर्मल फोर्स कितना है बेटा? यहाँ एम जी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वी. ये बन गया एम जी कॉस स्क्वायर थीटा वी. ठीक है जी। दूसरा ग्रेविटी,
ग्रेविटी का वर्क निकालना, ये तो सिंपल है, तो आप अपोजिट ही है mg। बेटा mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, mg नीचे है, तो वर्क डन नेगेटिव। क्या लिखूं? माइनस mg vt। अब तीसरा है बेटा फ्रिक्शन। ये रहा फ्रिक्शन फोर्स। कैसे कम कंपोनेंट में? बेटा ये जो फ्लोर है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो अगर मैं यहां, तो ये थीटा, तो ये भी, ये कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा, मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए, एफ एस साइन थीटा। इसका वर्क डन तो 0 आएगा बेटा, लिखो ही मत, इसकी जरूरत भी नहीं है अपने को। अपने को तो फोर्स चाहिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ बेटा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही ऊपर है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव, तो प्लस एम, नहीं फ्रिक्शन एफ एस साइन थीटा इंटू वी टी। एफ एस कितना आएगा बताओ? एम जी साइन थीटा। हाँ म्यू लिखो ना बेटा, कौन कह रहा है म्यू लिखो? कौन कह रहा है? या म्यू लिखोगे? आपको पता है कि लिमिटिंग। और दूसरी बात है, जब आपको दिख रहा है कि ब्लॉक रेस्ट पर है, तो वो म्यू म्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एम जी साइन थीटा एफ एस के बराबर हो गया, चाहे ये लिमिटिंग ही क्यों ना हो। सुन रहे हो ना बात को? भाई बैलेंस हो चुका है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाँ, एम जी साइन थीटा वी टी कितना बन गया? एम जी साइन स्क्वायर थीटा वी टी, है ना बच्चों? अब अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, देखो बाप, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? एम जी कॉस स्क्वायर थीटा वी टी माइनस एम जी वी टी प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा वी टी। इन दोनों में से एम जी वी टी कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना, 0। भाई ये भी प्लस एम जी वी टी हो जाएगा, ये माइनस एम जी वी टी कट गया। ठीक है बच्चों? मिटा दो। तो बेटा जब आप फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हो ना, तो केवल वही कंपोनेंट लेना जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, दूसरे कंपोनेंट को तो सोचना भी मत, बेकार है, उसका वर्क डन तो 0 ही रहेगा। ठीक है भाई? ठीक है। लिखो, block is resting on the incline, block is resting on the incline, block is resting on the incline, find work done by normal force, find work done by normal reaction force on the block, find work done by the normal reaction force on the block in first t seconds। इसमें भी अपन वो तीनों फोर्सेस का वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पूछ के छोड़ देता हूं, बाकी तो आप खुद कर लेना। ठीक है भाई? हाँ जी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसका, ये नॉर्मल फोर्स। ठीक है बच्चों? नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा। ठीक है? ये थीटा, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा। तो बताओ कौन सा कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है? कौन सा कंपोनेंट है अलोंग?
समझे भाई? आपने तो ज्योमेट्री से थीटा लिया ना बेटा, ठीक है? अरे नहीं है क्या? ठीक है, तो बताओ एन का कंपोनेंट किधर गया? cos थीटा वाला ऊपर, और अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कौन सा आया? एन साइन थीटा। तो मुझे तो वो कंपोनेंट चाहिए जो अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एन साइन थीटा इंटू एस, पॉजिटिव आएगा ना वर्क? एन की वैल्यू कितनी है? एम जी कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू वी टी, ये आ गया आपका आंसर। अब ग्रेविटी का पूछे तो आप निकाल लेना बेटा तुम। ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा ये बताओ पहले, बताओ। जीरो। ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ना, शाबाश। ग्रेविटी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो ग्रेविटी का वर्क जीरो, थीटा 90 डिग्री। समझ गए ना? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नहीं समझे? ये फ्रिक्शन इधर आएगा ना बेटा, ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा फ्रिक्शन का। ये लो मैंने तो बाकी की भी निकाल ली, माइनस एफ एस कॉस थीटा इंटू वीटी, एफ एस कितना है? एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वीटी। आप निश्चिंत रहें बेटा, यहां भी जो सम करोगे ना जीरो ही आएगा, देख लो ना। टोटल वर्क डन जीरो, जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी है ना बेटा तब तक तो टोटल वर्क डन जीरो ही रहेगा। आपके समझ में भी आ रहे हैं क्या? बस समझ में आ रही है ना बात? ये समझ में आ जाते हैं क्या? चलो क्वेश्चन लिखो। A block of mass m, a block of mass m is released, a block of mass m is released from top of a rough inclined plane, from top of a rough inclined plane. Find work done by gravity force and friction force. Gravity force and friction force in a duration when it reaches the foot of incline. Foot of incline, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ दे रखी मैंने एस, ठीक है वही। देखो बच्चों, इधर देखो, ग्रेविटी फोर्स अलोंग द इंक्लाइन होगा ना, एम जी साइन थीटा,
याद रखना, जब भी वर्क निकालो ग्रेविटी का तो इंक्लाइन के अलॉन्ग निकालना, अलॉन्ग द इंक्लाइन निकालना बेटा। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना वो इंक्लाइन की लेंथ आएगी, फिर बाद में आप चेंज करते रहो हाइट की टर्म्स में। सुन रहे हो ना? तो ग्रेविटी का वर्क निकाल रहा हूं मैं, ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव एम जी साइन थीटा, ये फोर्स हो गया। इसी तरीके से बेटा जब भी टाइम निकालो नीचे तक आने का या डिस्प्लेसमेंट लाना है तो हमेशा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लिया करो। जी साइन थीटा लिख रहे हो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसी आएगी। समझ रहे हो बात को? एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस। अब बाद में आप भले बदलते रहो, अब एस की जगह क्या लिख सकते हो? एच बटे साइन थीटा, वो तो एम जी एच आ जाएगा। लेकिन मैंने हाइट दी नहीं, मैं तो लेंथ दी है इंक्लाइन की। समझ गए ना बात को? हो गए वर्क। अब फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे। बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर है? पीछे। कौन सा है? काइनेटिक। चल रहा है ना ये? तो बताओ फोर्स पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो एफ के इंटू एस। तो एफ के कितना हो जाएगा बेटा? माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एस। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है भाई? ठीक है, समझ में आ गया कि? तो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन फाइंड वर्क डन to move up, find work done to move up a block, move up a block with constant speed, with constant speed along the incline, along the incline। अच्छा बच्चों इसमें ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में केवल ये बोला गया है फाइंड वर्क डन टू टेक द ब्लॉक अप अलोंग द इंक्लाइन, ये बोला है ना? तो इसमें ध्यान रखा करो भाई, इसमें कौन कौन से फोर्स है? एक तो ग्रेविटी होगी, और दूसरा इसमें रफ बोला था क्या मैंने? रफ इंक्लाइन लिख दो उसमें, रफ इंक्लाइन। इंक्लाइन से पहले एक वर्ड यूज में ले लेना, रफ। ठीक है? कैसा है ये? रफ इंक्लाइंड है। तो बताओ ग्रेविटी है या नहीं है? फ्रिक्शन है या नहीं है? ठीक है ना बेटा? अब ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। तो फिर इसको लेके कौन गया? हम लेके गए। तो इसमें ध्यान रखो एक्सटर्नल एजेंट वर्ड आता भी है और नहीं भी आता, तो आपको ऑटोमेटिक पहचानना कौन लेके गया। तो कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। अरे कौन वर्क कर रहा है? तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये एग्जाम में नीट में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ नहीं था एक्सटर्नल एजेंसी। तो आपको पहचानना कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? हम लेके जा रहे हैं। तो बताओ पीछे फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड्स। अब एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताओ एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा। अब बताओ एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। आपको एक्सटर्नल का वर्क निकालना है बेटा, तो उसकी साइन लेना है। आपको इससे मतलब नहीं है कि एम जी साइन थीटा और ये फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ये तो खाली मैंने मैग्नीट्यूड निकाला एक्सटर्नल का। समझना मेरी बात। इधर देखो, इधर देखो। मान लो एम जी साइन थीटा है 50 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स है 20 न्यूटन। तो बताओ अपोजिंग फोर्स कितना हुआ? 70। तो अगर मेरा फोर्स 70 न्यूटन हुआ तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भाई, बोलो। तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड निकाला मैंने एफ एक्सटर्नल का। अगर साइन देखना है तो एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट का साइन देखना है। बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव प्लस एफ एक्सटर्नल इंटू एस। अब आप वैल्यू रख दो। है भाई, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका।
mg कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस। समझ गए? समझ में भी आ रहे हैं? तो बेटा ये कांस्टेंट फोर्स के वर्क है डिफरेंट सिचुएशंस के, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट लिखिए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो बस ये वर्क निकालते टाइम जो बारीकियां मैं समझा रहा हूं इन क्वेश्चंस में उनको ध्यान रखना, बस बाकी तो सब हुआ जाते हैं भाई। ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए ना, ये एग्जाम्पल क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में लगवा देते हैं एग्जाम में। समझ रहे बात को? तो अगर आपको अभी ध्यान हो ना तो वहां बड़े आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब देखो वेरिएबल फोर्स के वर्क की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो बेटा अपने को पहचानना है कि फोर्स वेरिएबल कैसे पहचाने हम। देखो इधर मैंने एक फोर्स लिखा है 30 न्यूटन, एक फोर्स मैंने लिखा है बेटा 4t न्यूटन, एक फोर्स मैंने लिखा है 5x न्यूटन, एक मैंने लिखा है 6v न्यूटन, ठीक है भाई। तो बेटा अगर फोर्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसके साथ टाइम आ रहा हो, पोजीशन आ रही हो या वेलोसिटी आ रही हो तो फौरन समझ जाना वेरिएबल है। क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी फोर्स चेंज होगा। जैसे कि विस्कस फोर्स होता है ना, ये 6 पाई ईटा आर भी नहीं आता क्या फार्मूला। इसके अलावा फोर्स जो है पोजीशन पे डिपेंड कर गया या फिर टाइम पे डिपेंड कर गया। यानी 1 सेकंड हुआ तो फोर्स अलग है, 2 सेकंड है तो 8 न्यूटन हो गया, 3 सेकंड है तो 12 न्यूटन हो गया, वेरिएबल हो गया ना। और यहां आप देख सकते हो केवल नंबर है। क्या है? केवल नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको यूं लिख दो 30 आई कैप न्यूटन, ऐसे भी तो लिखा हुआ आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये बेटा कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। कोई भी वेक्टर अगर अपने पास है बेटा तो कांस्टेंट वो तभी कहलाता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक वैल्यू चेंज हो जाती है तो वेक्टर वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, ना तो 30 चेंज हो रहा ना आई कैप चेंज हो रहा, इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट है। इसका वर्क हमने कर लिया एफ डॉट एस से। किससे कर लिया? अब यहां देखिए ये फोर्स है, डायरेक्शन भले कांस्टेंट हो पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, ऐसे इनमें कर दो, ठीक है जी। अरे ठीक है, इन तीनों में मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन तो ठीक है सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है भाई। ये है भाई बात। अब देखो इधर, मान लो एक पार्टिकल पॉइंट ए से चलते चलते बी पर पहुंच गया अंडर द इफेक्ट ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। मेरे पास एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके दोनों ही चेंज हो रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ रहे बात? आइदर मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग और डायरेक्शन इज चेंजिंग और बोथ आर चेंजिंग। तो वेरिएबल है या नहीं? तो पार्टिकल वेरिएबल फोर्स के अंडर में, अंडर इफेक्ट में ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पर आ गया। ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है भाई। तो वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है बेटा कि इस कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ो। आप यूं सोचो कि ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट से मिलकर बना है और एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास है ds। फिजिक्स में अगर कोई चीज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होती है तो उसके आगे डी साइन लगा देते हैं, लगाते हैं। डी का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है तो जब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ड्यूरेशन में जो फोर्स आपने लिया हुआ है वो कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है। मुझे बताओ, आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी थी काइनेमेटिक्स में, तो आपने जी को कांस्टेंट कैसे लिया? जबकि ग्रेविटेशन में तो साफ लिखा रहता है कि जी वेरिएबल है। नहीं लिखा रहता क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है फार्मूला? जीएम बटे आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता बताओ? ये होता है कि नहीं होता बोलो? और ये तो जी होता है, तो आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो फिर आपने कांस्टेंट कैसे ले लिया वहां? आपने कह दिया जी कांस्टेंट होता है।
बहुत छोटी डिस्टेंस है ना, और बहुत छोटी डिस्टेंस कितनी लेते हैं काइनेमेटिक्स में, 200 मीटर। 200 मीटर से भी गिराओगे तो भी जी कांस्टेंट लेते हैं। अब 200 मीटर छोटा होता है क्या, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस के सामने बहुत छोटा है। समझ आ गई बात। अब जैसे अर्थ की ग्रेविटी फील्ड तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं कहूं कि इस मार्कर को मैंने यहां से छोड़ा और यहां पकड़ लिया, तो मुश्किल से आधा मीटर डिस्टेंस भी नहीं हुई, मुश्किल से आधा मीटर भी डिस्टेंस, अरे क्या हो रहा है मुश्किल से आधा मीटर भी डिस्टेंस नहीं है, सही है बात। तो बताओ बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस के सामने तो ये तो बहुत छोटी डिस्टेंस हो गई ना। तो यहां आप ग्रेविटी फोर्स में जो वेरिएशन आएगा, यहां से लेके यहां तक ग्रेविटी फोर्स में जो वेरिएशन आएगा वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल आएगा, तो आप उसको नियर अबाउट कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो यहां से लेके यहां तक फोर्स एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है। तो बताओ, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी छोटा आएगा, तो वर्क डन छोटा आएगा डी डब्ल्यू। ठीक है भाई, और ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, डीएस डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ, अगर ये एफ कांस्टेंट है डीएस डिस्टेंस के लिए, तो वर्क भी कांस्टेंट फोर्स का वाला फार्मूला लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। तो बस फर्क ये है कि यहाँ एफ डॉट डीएस लिख दो। ठीक है भाई, तो ये यहां से यहां तक का वर्क डन हो गया। अब ऐसे ही आप हर एलिमेंट के लिए निकालो वर्क, और सारे एलिमेंट्स के वर्क को ऐड कर दो। तो समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी सबको जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो डी डब्ल्यू ये इंटीग्रेशन, एफ डॉट डी एस, और चेंज इन पोजिशन डीआर से भी रिप्रेजेंट हो जाती है, तो कई बार ऐसे भी लिखा हुआ जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये पोजिशन इनिशियल और ये पोजिशन फाइनल। ठीक है भाई, ठीक है। बताओ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है भाई, तो आपके पास आ गया एफ डॉट डी एस, ये आपको फार्मूला फिट कर देना है। ठीक है जी। अब देखिए, मेरे पास फोर्स आ रहा है, एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है, और जेड पर भी। तो ये फोर्स मेरे पास आ गया, एफ एक्स आई के, एफ वाई जे के, एफ जेड के और डिस्प्लेसमेंट डीएस मेरे पास आ रहा है, डीएक्स, एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट डीएक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी वाई हो गया, डीजेड के कैप। ठीक है भाई, अब बेटा एफ और डीएक्स की वैल्यू जब मैं लिखूंगा और डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो ए एक्स डी एक्स, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपना जो फार्मूला तैयार होकर आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आर वन से आर टू, क्या बनेगा ये, एफ एक्स डी एक्स, कर दो डॉट प्रोडक्ट, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। अब इंटीग्रेशन में हर टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होता है, तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दो, तो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब इसमें इंडिविजुअल लिमिट्स लगाना बेटा, इनिशियल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट यहां आएगा, इनिशियल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन, फाइनल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू, इनिशियल पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड वन, ये जेड टू, ये हमारे पास टोटल वर्क डन का फार्मूला आ गया। ठीक है भाई, तो जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो अपने को ये फार्मूला अप्लाई करना है। यदि फोर्स केवल एक्स पर डिपेंड करे तो ये हटा देना, अगर फोर्स एक्स और वाई पर डिपेंड करे तो जेड हटा देना, और तीनों पे डिपेंड करा तो तीनों ले लेना। ठीक है भाई, ठीक है, ये प्रोसीजर है, यानी ये फार्मूला लगाना आपने, ये लास्ट में जो आ रहा है फार्मूला ये अप्लाई करना है।
बस ये फार्मूला अपने को लगाना है क्वेश्चंस में, वेरिएबल फोर्स के केस में। अब पहचान लोगे ना वेरिएबल फोर्स कैसे होते हैं। आपके इलेक्ट्रोस्टैट हो गया ना, तो उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली होगी ना फील्ड में, तो आपने नहीं कहा कि इन्फाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस के लिए फोर्स कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है। वही ये प्रोसीजर से सारे। तो मेरी बात सुनो, चाहे वेरिएबल फोर्स का केस हो या कांस्टेंट का, फार्मूला तो एक ही लगता है, बस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल कर देते हैं, तो उस डिस्टेंस के लिए फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला लगा दिया, बस इसका क्या कर देते हैं फिर, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो ए फोर्स ऑफ a force of 3x square minus 8x plus 5 Newton. 3x square minus 8x plus 5 Newton displaces a particle from x equals to 1 meter to x equals to 3 meter. X equals to 1 meter to x equals to 3 meter. Find work done by the force. बच्चों इसके अंदर जो फोर्स है वेरिएबल है, दिख रहा है ना साफ साफ। तो इसमें मेरी बात सुनो, अब y और z लेने की जरूरत नहीं, उड़ा दो इसको। अब केवल आप यूं लिखोगे वर्क एफ एक्स डी एक्स, दैट्स ऑल, और लिमिट लग जाएंगी 1 से 3। बस बाकी तो आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन तो सभी को आता होगा, सबको आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है भाई। हाँ जी, क्या ये 3x³/3 हो गया माइनस 8x/2 प्लस 5x, लिमिट चढ़ जाएंगे बेटा 1 से 3। इसे 3 कट गया, 2 4 जाए 8 हो गया। ठीक है, अपर लिमिट ले लो, कितनी आ गई अपर लिमिट, 3 का क्यूब माइनस 4 × 3 प्लस 5 × 3 है ना, माइनस लोअर लिमिट कितने आएगा, 1 का क्यूब 4 × 1 प्लस 5 × 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कितना हो गया, 27 माइनस 36 प्लस 15 माइनस इधर कितना हो गया 1 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है जी, तो कितना आ रहा आंसर, 15 27, यहाँ कितना आ रहा है डिफरेंस, 5 7 12, 3 और 1 4, 36 4 6 हो गया ना, ये 6 आ गया, माइनस कितना बच रहा है ये 2, है ना, 4 जूल। आपको भी ये रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ए फोर्स ऑफ 6x² I cap minus 2y j cap Newton. A force of 6x² I cap minus 2y j cap Newton acts on a particle and displaces it from 0 1 to 3 2, from 0 1 to 3 2, 0 1 to 3 2. Find work done.
अबे बच्चों इसमें जेड नहीं आएगा, एफ और एक्स और वाई आएगा ना दोनों। बताओ वर्क डन। एक्स का अलग करेंगे ना, 6x² dx प्लस एफ वाई की जगह क्या लिखूं, माइनस, ये माइनस मत भूल जाना, ये माइनस आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा बेटा -2y dy, है ना। अब बताइए लिमिट 0 से 3, 1 से 2, शाबाश। चलिए कितना हो गया, 6x³ / 3, लिमिट चढ़ जाएंगी 0 से 3, ये माइनस बाहर कर दो, 2 भी बाहर कर दो, y का चलो 2 भी साथ में रहने दो, 2y² / 2, 1 से 2, है ना। 3 2 जा 6, अपर लिमिट आएगी, लोअर तो 0 हो जाएगी, 2 × 3 का क्यूब, लोअर तो 0 हो जाएगी ना, माइनस ये 2 से 2 कट गए बेटा, अपर लिमिट चढ़ाओ, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 27 दूआ 54 -3, 51 आ रहा है भाई, आपको ये आंसर आ रहा है। देखो ए फोर्स ऑफ a force of a force of 6 sorry force of F equals to kx I cap, a force of kx I cap plus ky j cap Newton, kx I cap plus ky j cap Newton acts on a particle, acts on a particle and initially displaces it, initially displaces it, displaces it from 0 0 to a0, 0 0 to a0, 0 0 to a0, then a0 to aa. Find total work by the force k is a constant. Find total work of the force. Find total work of the force k is a constant. ये आपके नीट का ही क्वेश्चन है, देखो के स्क्वायर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपके एफएमटी में आया था, बहुत पहले का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कौन सी पोजीशन से डिस्प्लेस किया इसने, 0 0 से कहां ले गया ये, a0, फिर a0 से कहां ले गया बेटा, a तो यहीं आएगा ना। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब डिस्प्लेसमेंट अपन लेते हैं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करते हैं, तो आप फाइनल इसी को मानो ना बेटा, और ये इनिशियल, ये बीच वाली पोजीशन का क्या लेना देना अपने को, नहीं समझे, नहीं समझे क्या, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, होती कि नहीं होती, बस खत्म बात। तो आप सीधे इनिशियल और फाइनल के बीच में लगा दो, वर्क डन। एफ एक्स की जगह क्या लिखो, के एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई, बताओ लिमिट क्या लगेंगी, 0 से ए, डायरेक्ट लगा दो, ठीक है भाई। मतलब आप पहले यहां से यहां वर्क करो, फिर यहां से यहां करो, क्या मतलब आ रहा है टाइम खराब करने से, डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो बेटा इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0, फाइनल कितना ए, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट 0, तो फाइनल कितना ए, बस के बाहर कर दो, x² / 2, 0 से a प्लस के y² / 2, 0 से a। अब मुझे बताइए क्या ये बन गया, k² / 2 प्लस के a² / 2, कितना बन गया ये, k², ठीक है जी।
ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार जेई मेंस में आया था, और उन्होंने क्या करा उसमें, ऐसे लिख दिया उसको, जो फोर्स बताया ना उसमें, वो ऐसे लिखा के वाई आई के प्लस के एक्स जे के। समझ रहे बात? फिर कहा वर्क बताओ। तो देखो मेरी बात सुनो, जब आप वर्क निकालोगे तो क्या लिखोगे, के वाई डी एक्स और के एक्स डी वाई। अब एक प्रॉब्लम है, लिमिट भी चढ़ गई। इसमें प्रॉब्लम ये है बेटा कि y का x के रेस्पेक्ट में कैसे करें इंटीग्रेशन, और x का y के रेस्पेक्ट में कैसे करें इंटीग्रेशन। भाई x का तो x के रेस्पेक्ट में होगा, y का y के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली जेई मेंस में आया था, तो मैथ्स के है, मैथ्स के बच्चे हो तो सब जानते हैं उसमें। तो इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को साइड कर देते हैं, जीरो से ए, जीरो से। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे के भी बाहर कर दो। अब आपको क्या दिखा रहा है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई का दोनों वेरिएबल है, इनका डिफरेंशिएशन यदि मैं करूं तो क्या हासिल होगा, यू वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी यू का डिफरेंस, है कि नहीं? भाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो इसको, ठीक है भाई। तो बताओ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डीएक्स बाई डीएक्स, वन हो गया ना ये। अब मुझे बताओ डीएक्स को अगर मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब बताओ ये फॉर्मेट की जगह अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। तो ये यहां लिख देंगे, तो के इंटीग्रेशन जीरो से ए, और यहां बन जाएगा डी एक्स वाई। ठीक है, अब बताओ डी एक्स, अगर डी एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी यू है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है यू, डी टी है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी। तो डी इंटू एक्स वाई, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है भाई, जीरो से ए, जीरो से ए। अब इसमें है ना, दोनों की अलग अलग लिमिट्स ले लो। तो के यहां क्या आएगा, एक्स जीरो से ए, वाई जीरो से ए, तो के इंटू ए, ए क्या बन गया ये, तो आंसर तो वही आया, आंसर तो वही आया घूम फिर के, आंसर तो वही आया है के ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ये जेई मेंस में आया था एक बार बहुत पहले। अब आपके तो कभी आया नहीं नीट में इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, वैसा कोई कंपल्सन नहीं है इसमें। ठीक है भाई, वो तो आया था क्वेश्चन इसलिए बता दिया मैंने। इसमें मैथ्स लगती है बस थोड़ी सी। वो तो इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करते हैं, वहां इस तरह के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो किताब है तो कुछ भी डाल दें उसमें। तो फिर आप देखो भाई, सर ने तो के एक्स प्लस के वाई वाला कराया था, यहाँ तो के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप है। अब इसको कैसे करें, तो ऐसे करते हैं इसको। ठीक है भाई, और अगर मान लो आ भी जावे तो पता तो चल ही गया, इसका आंसर तो के स्क्वायर ही आता है। ठीक है ये तो वही है। ठीक है भाई, कितनी मैथ्स लगा लो, आंसर तो वही आ रहा है। हाँ, तो ये सोच के अगर चलते हो तो ही नुकसान थोड़ी है, उसमें क्या है भाई, अपने को तो एक सीट चाहिए। अगर चार नंबर अगर ऐसे याद रखने से मिल रहे तो क्यों ना याद रख लिया जाए। सही है बात। देखो बच्चों, आपके सामने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। किसी भी ग्राफ में दो चीजें हासिल की जा सकती हैं, एक तो स्लोप, एक एरिया। स्लोप का कनेक्शन किससे है, डिफरेंशिएशन। एरिया का कनेक्शन किससे, इंटीग्रेशन। तो जो मैं पूछूं उसका जवाब दो, डीएफ अपॉन डीएक्स। ऐसी कोई वैल्यू अभी तक मैंने कोई डिस्कस किए गए हैं? तो स्लोप का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डीएफ बाई डीएक्स तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, बताओ क्या एफ डी एक्स क्या ये वर्क है? तो याद रखना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व
वर्क होता है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा हो तो वर्क निकलेगा उससे एरिया से, ठीक है भाई। लेकिन ये ध्यान रखना साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विद साइन कन्वेंशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्क को। ठीक है जी। ठीक है। लिखो, फाइंड टोटल वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो पॉजिटिव रेंज में जो ग्राफ है उसका पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव में उसको नेगेटिव लेना है। शाबाश। क्या ये ट्रेपेजियम है? बोलो। ट्रेपेजियम का जो एरिया है भाई, यहां तो प्लस लिया पॉजिटिव आएगा और ये एरिया नेगेटिव। तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड। तो कितनी है पैरेलल साइड? 6 और ये 4। भाई यहां से यहां तक तो 4 है ना बेटा। तो 6 + 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 20। नीचे ट्राइंगल है नेगेटिव, तो हाफ बेस, बेस कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है ना ये। 2 इंटू हाइट कितनी है? 5। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने माइनस पहले लिख दिया है तो दोबारा माइनस मत ले लेना, ये सुन रहे हो ना। 5 कितना हो गया बताओ? 95 जूल, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो, कई बार क्या होता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आ जाता है। तो एक्सेलरेशन डिफरेंस डिस्टेंस ग्राफ अगर हो तो उस कंडीशन में जो वर्क आएगा, ध्यान से सुन लो इधर, मास इनटू एरिया ऑफ एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ये लिख दो, मास इनटू एरिया ऑफ एक्स ग्राफ। ठीक है भाई। अरे ठीक है, बताओ यहाँ टोटल वर्क डन कितना है? मास इसमें लिख दो 4 किलोग्राम। लिखो, फाइंड वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन इन द फॉलोइंग ग्राफ, मास ऑफ द पार्टिकल 4 किलोग्राम।
मास ऑफ द पार्टिकल 4 किलोग्राम। मास कितना होगा बेटा 4। अब एरिया निकाल लो, ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 6 एंड ये साइड कितनी हुई 4 - 2, 2 मीटर हो गई ना ये। तो 6 + 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 माइनस ये माइनस लेना एरिया है ना, कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये 2 हो गया ना बेटा, 2 × 10 20 160 160 हो गया ना ये, -20 4 × 140 कितना आ गया 560 जूल। ठीक है भाई, ये है भाई बात। तो हो गया अपने वर्क के लगभग समाप्त हो चुका है वर्क। अब 1-2 पॉइंट और बताएंगे, खत्म। एनर्जी चालू हो जाएगी कल, ठीक है भाई, कल से एनर्जी चालू। मॉड्यूल नंबर 2 है ये, 2 है क्या, मॉड्यूल 2 लेना है, लाओ, है क्या किसी के पास, बेटा वो आगे भेज देना। इसमें बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड 7 to 10। मतलब बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के सारे कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के सारे कर लेना। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 11, 13 to 17, 13 to 17। सेकेंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, 9, 12, 16, 18। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7 ये लीजिए बेटा, उनको दे देना, ठीक है, कर लेना है। बाकी बात कल करेंगे, डाउट तो पूछ लेना कल में से।